नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में मेटल नॉन मेटल में हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास में कोरोजन, और इसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट द कोरोजन इन चैप्टर नंबर 1। अब कोरोजन क्या होता है आपको पता है। किसी मेटल को अगर आपने एक्सपोज कर दिया, मतलब किसी मेटल के कांटेक्ट में, कोई मेटल अगर किसके कांटेक्ट में आ जाता है बताइए, किसी एसिड बेस या किसी दूसरे केमिकल या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोड हो जाता है। बस ये है ना। तो चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन में कोरोजन हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब उसमें कुछ बातें आपने पढ़ी थी। सिल्वर का कोई आर्टिकल है, सामान है, तो बच्चों वो ब्लैक हो जाता था आफ्टर सम टाइम एक्सपोज टू एयर। क्यों होता था ऐसा बताइए। अगर एयर में रखोगे तो उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर आ जाती थी। क्या भूल गए हो क्या भाई? अभी तो रिवीजन किया था। सिल्वर प्लस सल्फर, सल्फर जो भी मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी सल्फर प्रेजेंट होगा उसकी हेल्प से ये Ag2S बन जाएगा, पता है आपको। ठीक, करेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ रिएक्शन नहीं करनी थी, यहाँ रिएक्शन नहीं करनी थी, है ना। रिएक्शन वगैरह आपको नहीं करनी थी यहाँ पर। ओके, यहाँ आपको रिएक्शन नहीं करनी थी। तो अभी जो मैंने ऐसा आपको दिखाया था वो एक्चुअल में मतलब डायरेक्टली सल्फर तो आपको मिलेगा नहीं, पता है। तो सल्फर हमें कहाँ से मिलता है? हाइड्रोजन सल्फाइड से, याद है ना। Ag2S बनता था आपका। तो यही ब्लैक कलर की कोटिंग होती थी, यही आपका ब्लैक कलर का कोटिंग होता था, और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। तो ये बात हमने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट है कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट। अब आपको बच्चों ये भी पता है इसकी रिएक्शन तो आपको नहीं करनी, लेकिन हाँ, कॉपर को अगर आप खुला छोड़ दोगे इस तरीके से तो वो क्या करेगा? मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर है, यानी कि वाटर है। तो वाटर की हेल्प से क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से कॉपर का कार्बोनेट बन जाएगा। तो CuCO3 .CuOH होल ट्वाइस ये बनता है। और इसका ही कलर कैसा होता है बताओ? दिस कलर इज ग्रीन। ये ग्रीन, और इसका शाइनी चला जाएगा, शाइनी सरफेस रेड ब्राउन, जो शाइनी सरफेस है कॉपर का चला जाएगा। ग्रीन कोटिंग आ जाती है किसकी? ग्रीन सब्सटेंस होता है। ग्रीन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉपर कार्बोनेट बोलिए, और चाहे बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोल दीजिए, इसको ही हम क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। याद है? तो ये सब मेटल देखिए कोरोड हो जा रहे हैं, आपको पता है। ठीक, ये सब हम लोग रिवीजन में कर चुके हैं, याद है। ठीक है, सब कुछ रिवीजन में हमने एसिड बेस सॉल्ट में भी तो किया था ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट को, याद है। लेमन से साफ किया था कॉपर के बर्तन को, लेमन से, याद आया। क्योंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट की जो ग्रीन कलर की लेयर है CuCO3 .CuOH होल ट्वाइस, ये बेसिक इन नेचर है। तो लेमन से हटाओगे शाइन करेगा, सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ठीक, उसके बाद अब आयरन को बच्चों अगर मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करोगे तो ये कहानी भी आपने पढ़ी हुई है, बताइए। अब आपको एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस मिलेगा जिसको हम रस्ट बोलते हैं, और रस्ट का फॉर्मूला वैसे तो याद नहीं करना होता है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो आपको पता है कि आयरन जो है अगर रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, रिएक्शन इसकी सिलेबस में नहीं, बस आपको बता दे रहा हूं कि यहां से जो आपका बनेगा Fe2O3.XS2O, एक्स क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्स क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर है। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। Fe2O3.XS2O, तो ये यही आपका क्या है? रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। यही क्या है? रस्ट का फॉर्मूला है। Fe2O3.XS2O पता है आपको, ठीक। ये ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस होता है, तो ये रस्टिंग हो गई। और आप लोग को पता ही बच्चों क्या, कि जो आयरन है, आयरन की रस्टिंग की नेसेसरी कंडीशन क्या है बच्चों? आयरन की रस्ट लगने की नेसेसरी कंडीशन क्या है बताइए? मॉइस्चर भी होना चाहिए, एयर भी होना चाहिए, बस यार। मॉइस्चर भी होना चाहिए, एयर भी होना चाहिए, ठीक। मतलब ऑक्सीजन का भी रहना जरूरी है और वाटर का भी। दोनों में से अगर एक भी एब्सेंट है, अगर मान लो केवल आयरन को क्या मिला? एयर मिली, यानी कि ऑक्सीजन, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक, कुछ लोग सोच रहे होंगे Fe2O3 बन जाएगा, जी नहीं। अरे बेचारा आयरन, बेचारे आयरन का जब हमने ग्रेनुल्स लेके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया था, भूल गए हो क्या? वो तो रिएक्शन करता नहीं था, याद है। अगर आयरन का ग्रेनुल्स हमने लिया था ऑक्सीजन से, यानी कि उसको बर्निंग करा था हमने, अगर उसको हमने बर्न किया था फ्लेम के ऊपर, तो रिएक्शन ही नहीं हुई थी यार। तुम कहां रिएक्शन करा दे रहे हो? ठीक, तो अगर जो एयर से ऑक्सीजन मिलता है, अगर ओनली आपका ड्राई एयर है, मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ड्राई एयर आपको कहीं से मिल जाए। एयर हमेशा डंप होती है। डंप एयर का मतलब है, डंप कह रहा हूँ सॉरी, डैम्प होती है एयर। एयर डैम्प, डैम्प का मतलब क्या है? थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर तो होएगा ही होएगा, बट फिर भी आप ये समझो कि अगर ओनली ऑक्सीजन है, यानी कि ड्राई एयर है, अरे भाई मान लो यार, ड्राई एयर है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन, कोई Fe2O3 कुछ नहीं बनेगा, कुछ मत सोचो, नो रिएक्शन, ठीक। लेकिन
यहीं पर, हाँ यहीं पर इसी तरीके से अगर आपके पास आयरन है और अगर वाटर है, ओनली वाटर है, ओनली वाटर है और कोई भी एयर नहीं है, ठीक है ना, तब भी नो रिएक्शन, तब भी नो रिएक्शन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पानी के साथ रिएक्शन करके आयरन का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, भूल गए हो क्या? जी नहीं। आयरन ठंडे पानी के साथ, ठंडा पानी मतलब रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है, रूम टेम्परेचर पे जो मॉइस्चर, उससे रिएक्शन, आयरन तो स्टीम से रिएक्शन करता था यार, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो आयरन तभी रिएक्शन करेगा, तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने ही आप हो जाएगा। तो वो तभी होगा जब आपका ऑक्सीजन भी होगा और जब आपका वाटर भी होगा, तभी रस्टिंग होगी भाई, तभी रस्टिंग होगी। इसलिए बरसात के मौसम में आप देखते हो, मतलब जब रेनी सीजन होता है, जब बरसात का मौसम होता है, तो आपका जो रस्टिंग होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, थोड़ा थोड़ा हीट भी निकलता है इसमें, याद रखिएगा, ऐसे ही बता रहा हूं बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है, अपने आप होता है, अपने आप उसमें जंग लग जाएगा। तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ रस्टिंग? ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है और वाटर का होना भी जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसमें एक एक्टिविटी देखिए दी हुई है एनसीईआरटी की, इसको भाई कर लो। और ये एक्टिविटी आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में दिखाई है, उन्होंने सवाल भी पूछा था रिवीजन वाली सीरीज में। क्या याद आया? याद आ गया? ये वाली एक्टिविटी रिवीजन वाली सीरीज में पढ़ाई थी, बताइए। हाँ, यस, ह्यूमिड एयर। ये एक्टिविटी याद है आप लोगों को? बताइए, चेक कर लो भाई। इसमें इन्होंने टेस्ट ट्यूब ए, बी और सी ले लिए। अब कुछ कहानियां हैं, कहानियां पढ़ लो। कह रहा है टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम। इसमें भी आयरन नेल रखो, उसमें भी, तीसरे वाले में भी, ठीक है। और यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर इन्होंने नीचे क्या रखा है तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब में? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। जरा भैया काम बता दीजिए CaCl2 का। एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ पानी नहीं है, एकदम सूखा हुआ कैल्शियम क्लोराइड है। जरा इसका काम बताइए, जरा जल्दी से इसका काम बताइए, क्या होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड? ड्राइंग एजेंट होता है। यस यस यस, ड्राइंग एजेंट होता है, ड्राइंग एजेंट होता है, करेक्ट करेक्ट, ड्राइंग एजेंट होता है, ड्राइंग एजेंट होता है। ओके 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 ओके, ड्राइंग एजेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो जरा ध्यान से ध्यान से जरा सुनो। एक बच्चा कह रहा है, बस ऐसे सुन लो, कह रहा है कि हमने आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ी थी, तो इसका एग्जाम क्वालिफाई हुआ जेईई मेंस का, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, पता है 10th में अगर तुम्हें ढंग से, वो उसने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा था, सोचो अगर तुम्हें कहीं से कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है, मतलब जिसने डाइजेस्ट किया, तो मज़ा आता है ना भाई पढ़ने में, मज़ा आता है ना, पढ़ोगे। यही तो कहता हूँ 9th-10th को ठीक से पढ़ोगे तब तो डाइजेस्ट करोगे। अब 9th-10th ठीक से नहीं पढ़ा है ना, ऊपर ऊपर से सैंपल पेपर पढ़ लिया, क्वेश्चन पेपर रट रहे हैं बेचारे, पता नहीं रस्टिंग कैसे होती, क्या होता है, डिटेल में नहीं पढ़ा उसने, एग्जाम्पलर नहीं पढ़ के गया, वो क्लास अच्छे से टीचर की करी नहीं। मार्क्स तो आ जाएगा 90% तुम्हारा, मार्क्स तो आ जाएगा भाई, मार्क्स आ जाएगा तुम्हारा, मार्क्स तो आ ही जाएगा, मार्क्स तो ले ही आओगे। तुम सवाल रट लेते हो यार क्लास 10th में तुम सवाल रट लोगे कहीं से, है ना, फंस जाएगा पुराना 2016 का सवाल फंस गया 19 का। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं अगर बिल्डअप किया तो गए फिर 11th में, 11th क्लास में गए बेटा, है ना। तो वही है, मजा आने लगा होगा उसको तो उसका क्वालिफाई हो गया। जब 10th में उसको मजा आया होगा तो 11th में उसने मजे लिए होंगे, और क्या है। चलो बहरहाल अब आओ इधर, इधर आओ, ठीक। तो यहां पर देखो जरा, ये क्या है आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, ड्राइंग एजेंट। अब देखिए बच्चों, यहां पर इन्होंने क्या किया है, ध्यान दें सबसे पहले, यहां पर जो टेस्ट ट्यूब ए है बच्चों, इसको देख लो, कह रहा है कि लेबल दिस टेस्ट ट्यूब, इसका नाम लिख दो, स्टिकर लगा दो, ABC ऊपर कॉर्क लगा दो, है ना। अब कॉर्क लगाने से पहले नीचे कुछ बात उसने करी हुई, जरा ध्यान दें बच्चों। देखो उसने बोला है क्या कि पार बॉइल्ड डिस्टिल वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी। तो बच्चों टेस्ट ट्यूब बी में आपने, कहा गया ये टेस्ट ट्यूब बी में बॉइल्ड वाटर रखा है। अच्छा बच्चों, बॉइल क्यों कर दिया? बॉइल इसलिए कर दिया जिससे कि उसमें जो डिसॉल्व एयर निकल जाएगी ना भाई, बॉइल करोगे तो एयर यानी कि ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो ऑक्सीजन अगर निकल गई तो ओनली वाटर है इसमें, इसमें क्या है, ओनली वाटर के मॉलिक्यूल है, ओनली वाटर के मॉलिक्यूल है। और देखिए टेस्ट ट्यूब बी में क्या किया, यहां पर ऊपर से थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप ऑयल डाल दिया, ठीक है, ऑयल डाल दिया। तो ऑयल ऊपर से डाल देगा तो ऊपर अगर एयर के मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि ऊपर अगर ऑक्सीजन होगा, अगर यहां ऑक्सीजन होगा तो ये ऑयल के लेयर को पेनिट्रेट करके नीचे नहीं जा पाएगा। तो नीचे आपके पास केवल क्या क्या है टेस्ट ट्यूब बी में, ये मैंने पहले भी बताया, फिर से बता दे रहा हूं, केवल आयरन है और वाटर है, बस चेक कर लो यार, टेस्ट ट्यूब बी में आयरन है और वाटर है। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, चेक कर लो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, चेक कर लो, ठीक। उसके बाद वो बोल भी रहा है आपसे कि अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल रख दीजिए टेस्ट ट्यूब बी में, द ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर। आपको पता है ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, क्योंकि आपको पता है ये पोलर है। ये देखिए केमिस्ट्री है तो सुन लो भैया, पानी आपका कैसा है, पोलर है, पढ़ाया है क्लास में। और ऑयल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो नॉन पोलर है, चेक कर लो, क्या मैं सही हूं, जल्दी से बताइए। पानी आपका पोलर है और ऑयल आपका नॉन पोलर है, और पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा नहीं यार, पोलर नॉन पोलर को रिपल करेगा, दूर भागेगा,
देख रहे हो, इसलिए ऑयल इसमें मिक्स होगा नहीं पानी में, ठीक है ना। तो बहरहाल यहां पर आइए, एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम द डिसॉल्विंग, अच्छा ठीक है, तो एयर इसमें नहीं आ पाएगी, यहां से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये ऑयल के लेयर को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं आ पाएंगे, यानी कि आपके पास आयरन प्लस वाटर नो रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब बी में कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद अब देखिए जरा, अब put some anhydrous calcium chloride in the test tube C and cork it. Anhydrous calcium chloride will absorb the moisture if any from the air. Leave these test tubes for few days and then observe. लो भैया चेक कर लो, इसमें इन्होंने ऐसे करके बंद कर दिया है ना, ड्राई एयर है इसमें, ठीक, ड्राई एयर। अब ड्राई एयर कैसे हो गई, क्योंकि इसमें इन्होंने ज्यादा मात्रा में क्या डाला है, ध्यान से चेक करिए, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा यार, पानी के मॉलिक्यूल्स को खींच लेगा अपनी तरफ, तो वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा ये, ठीक। तो यहां पर ड्राई गैस होगी, ड्राई गैस का मतलब क्या हो गया, ड्राई गैस का सॉरी ड्राई एयर, ड्राई एयर का मतलब ओनली ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन नो वाटर, कोई पानी का मॉलिक्यूल इसको मिलेगा नहीं। तो यहां क्या होगा प्रोसेस, आयरन का नेल है और यहां पर प्लस O2 ऑक्सीजन, ठीक। अब देखो पता है कुछ बच्चे सोचेंगे पानी का मॉलिक्यूल तो कैल्शियम क्लोराइड के सरफेस पे लगा हुआ है, लगा रहने दो यार, वो कैल्शियम क्लोराइड इतना तेज पानी को खींच के रखता है, कहता है जाने नहीं दूंगा, समझ लो। ये जो आयरन की नेल है, मतलब आयरन का जो एटम है, अगर वो पानी को मांगेंगे, कहेंगे एक पानी का मॉलिक्यूल मेरे पास आ जाओ, नहीं जाएगा। पानी का मॉलिक्यूल की जो एफिनिटी है वो टुवर्ड्स द कैल्शियम क्लोराइड ज्यादा है, कैल्शियम क्लोराइड के सरफेस पे चिपक गया है तो पानी वहां अवेलेबल तो होगा, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड के सरफेस पे होगा, छूटेगा ही नहीं, तो जाएगा कहां से यार आयरन के पास, ठीक है। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन नो रिएक्शन, चेक कर लो, नो रिएक्शन, सही है, चेक कर लो, ठीक। और टेस्ट ट्यूब ए में क्या था भाई, आपने चुपचाप एयर डाल दी, तो यार डैम्प एयर होगी, ये ह्यूमिड एयर होगी, यानी कि वाटर भी है यहाँ पर, ओके, वाटर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों अवेलेबल होगा यहाँ पे। तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे ये रस्ट देखिए आ गया, आयरन रस्ट हो गया, है ना। तो Fe प्लस O2 प्लस H2O वाली रिएक्शन होगी, रिएक्शन तुम्हें याद नहीं करनी है इसकी, बस ऐसे ही सुन लो, Fe2O3 डॉट XH2O बन जाएगा यार, ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस होता है ना, XH2, फ्लेकी मतलब भुरभुरा, ऐसे हाथ लगाओगे तो ब्राउन कलर का कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट निकलेगा, ठीक है, ब्राउन कलर का कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट निकलेगा, ठीक है ना, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज है, करेक्ट। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है, तो बस यही है और क्या, बस अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ एक चीज है बच्चों, पता है ये 3 नंबर में एक्सपेरिमेंट आ सकता है, 3 नंबर में एक्सपेरिमेंट ये लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो जल्दी से आप डायग्राम बनाओगे तीनों, अब ऐसा नहीं कि बहुत सजा सजा के सुंदर, आप नहीं, कुछ नहीं, बस लेवलिंग ठीक से होनी चाहिए और ये सब कर लोगे। बताओ 3 नंबर में अगर एक्सपेरिमेंट आया कि गिव कि क्या कहते हैं, एक्सप्लेन एनी एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट द वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब सुनो बच्चों, कोरोजन, अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा जरा। देखिए कोरोजन से प्रिवेंशन, चैप्टर नंबर 1 में कोरोजन तो आप पढ़ ही चुके हो, और एक स्पेशल टाइप का कोरोजन जो कि रस्टिंग, जब आयरन का कोरोजन होता है तो उसको आप रस्टिंग कहते हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, जरा देखते हैं आपके मन में क्या आता है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, पढ़े हो, बताओ, पढ़ा है, जल्दी बताओ जरा, पढ़ा है ना, चलो बताना जरा। ये बताइए बच्चों, मतलब 1-2 दिन की क्लास में, लास्ट क्लासेस में हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, शायद आप भूल गए हो। हम क्या एनोडाइजिंग नहीं पढ़ चुके हैं, बताइए, क्या आपको एनोडाइजिंग नहीं पढ़ाई थी। एनोडाइजिंग में क्या था बच्चों, बताइए, कि एल्युमिनियम को आप एनोड पे लगाते हो, एल्युमिनियम के आर्टिकल को आप एनोड पे लगाते हो, याद है, और एल्युमिनियम के ऊपर आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर चाहिए थी, जिससे कि अंदर का जो एल्युमिनियम है वो सुरक्षित रहे और काफी समय तक चलता रहे, याद है। उसमें वो एक तरीके का क्या था, प्रिवेंशन, वो एक तरीके का क्या था, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ही तो था यार, चेक कर लो। एल्युमिनियम का आर्टिकल आप चाहते हो कि 50-60 साल तक चले, बढ़िया से रखा रहे, आप भी यूज करो, आने वाली जो आपकी जनरेशन है वो भी यूज करे, तो उसके लिए आप क्या करोगे बताओ। उसके लिए आपने एल्युमिनियम आर्टिकल की क्या कर दी, एक कोटिंग कर दी उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की, है ना, एनोडाइजिंग करके, तो यार वो कोरोजन से प्रिवेंशन ही तो था, तो एनोडाइजिंग आ जाएगा इस टॉपिक में, क्या आ जाएगा,
एनोडाइजिंग आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, उसके बाद अब आप क्या करोगे, जैसे आयरन के आर्टिकल है, अब देखो रस्टिंग से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हो। एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम था आपका, एल्युमिनियम आर्टिकल था ना एनोड पे रखा था ना एल्युमिनियम आर्टिकल, याद होगा। तो एल्युमिनियम के आर्टिकल को प्रिवेंट करने के लिए तुम एनोडाइजिंग कर दो यार, क्या दिक्कत है। ठीक, उसके बाद आयरन के अगर तुम्हारे पास आर्टिकल है, आयरन के आर्टिकल, आर्टिकल मतलब सामान, तो यार आयरन को पेंट कर दो। देखा होगा तुमने लोहे का जो गेट होता है, ठीक है, लोहे का जो गेट होता है ना, आयरन का जो गेट होता है आपके घर में होगा, तो उसको पेंट करते हो आप, है ना, दिवाली में पेंट कर दिया, होली के आसपास पेंट कर दिया, जिससे कि उसके ऊपर एक पेंट की लेयर आ जाती है। तो जब पेंट की लेयर आ जाएगी, ये देखिए बच्चों इस तरीके से, ये आयरन का एक गेट है आपका, और आपने क्या किया, इसके ऊपर पेंट कर दिया। तो जब आप इसके ऊपर पेंट करके रख दोगे इस तरीके से, ठीक है, आप इसके ऊपर इस तरीके से पेंट करके रख दोगे, ठीक है ना, ऐसे, ये ऐसे करके अगर आप पेंट करके रख दोगे, तो भाई एक बात बताओ, अंदर आयरन के जो एटम है, ये अंदर के आयरन के जो एटम है, क्या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ पाएंगे अब, या वाटर के मॉलिक्यूल आ पाएंगे आयरन के पास? नहीं, क्योंकि ऊपर पेंट का एक लेयर आ गया है ना, और पेंट में ऐसा केमिकल होता है कि वो एक लेयर बना देता है ऊपर, उस लेयर को पेनिट्रेट करके ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल नहीं आ पाएंगे, तो यार कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अंदर का जो आयरन है वो आपका क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, कोरोजन उसमें नहीं होगा, कोरोड नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी, समझ गए। इसी तरीके से क्या आपको याद है ग्रीसिंग, ग्रीसिंग कैसे करोगे, ग्रीसिंग क्या होता है, ग्रीस होती है आपकी, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एक तरीके का, थोड़ा सा क्या होता है, स्टिकी होता है ना, चिपचिपा। तो ये कोई आर्टिकल है मेरे पास, ठीक है, और ये कोई मान लो आयरन का आर्टिकल है, इसके ऊपर यार ग्रीस लगा दो, ऐसा है ना, ग्लव्स पहन लिए जाते हैं ऐसे रबर के, और ग्रीस को लेके ऐसे करके लगा दो इसके ऊपर, ग्रीस को ऑयल जैसा, जैसे ऑयल लगाते हैं, ये ऑयलिंग कर दो ना, क्या दिक्कत है, ऑयल रखा है तो ऑयलिंग कर दो ऐसे करके। तो वही चीज होगी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल यहां आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे यार। अब सुनो, अब आपने देखा, ये बताओ क्या मेटल को ग्रीस नहीं किया, बताइए, क्या मेटल को ग्रीस नहीं किया कोरोजन से बचने के लिए, जल्दी बताइए, मेटल को ग्रीस किया कि नहीं किया, बताइए। हाँ, तो अब जरा जल्दी से बताइए, डी ग्रीसिंग करने के लिए क्या करो, क्योंकि कभी तो मेटल को यूज करोगे ना भाई, कभी तो मेटल को यूज करना होगा तुम्हें, जब मेटल को यूज करना होगा लेबोरेटरी में ले जाके या किसी और पर्पज से, तो डी ग्रीसिंग करोगे, ग्रीस को हटाओगे। तो बताना जरा कौन सा कंपाउंड यूज करते थे डी ग्रीसिंग के लिए, NaOH, यस 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 यस, NaOH, ऐसे ही बस पूछ लिया, एसिड बेस सॉल्ट में डी ग्रीसिंग करवाई थी, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल सही आपने डिग्रीसिंग ऐसे ही बस मैंने पूछ लिया, आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो आयरन के आर्टिकल पे, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हो, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हो, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग मैंने आपको बता दिया, या आप एलॉय बना सकते हो। अब इसमें डिटेल में क्या क्या पढ़ना वो सुनो जरा, रिवीजन चल रहा है तो ध्यान से सुनिए जरा, रिवीजन चल रहा है, ये सब नाम आप याद कर लीजिएगा, नाम, है ना, आपको बस डिटेल में एनोडाइजिंग पता होना चाहिए था, गैल्वेनाइजिंग आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, और क्रोम प्लेटिंग का मतलब आप समझ लो कि क्या कर दिया हमने इसके ऊपर, हमने उसके भाई जो हमारे पास मेटल का जो पीस है उसके ऊपर हमने किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी यार, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, ओके, करेक्ट। हाँ, क्रोमियम की, तो उसमें कोरोजन नहीं होगा, ठीक है ना, क्रोम प्लेटिंग, अब वो तरीका कैसे किया जाता है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए, है ना भाई, हमने इस तरीके से आर्टिकल लिया आयरन का, मान लो इसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग कर दिया, ठीक है, क्रोम शब्द देखिए बच्चे बता भी रहे, क्रोमियम से आया हुआ है, ये लो इस तरीके से, अब कैसे करवाया वो सब हम क्लास 12th में करेंगे, अभी नहीं। अब गैल्वेनाइजिंग क्या होता है ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए जरा जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आएगा, सुनो। गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं, इट इज अ मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन, ठीक है, स्टील को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, आयरन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब सुनो पहले ध्यान से, अब बच्चे बोलेंगे सर स्टील में तो रस्ट लगता नहीं है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, ठीक, स्टील में तो रस्ट लगता नहीं है, ठीक भाई, रस्टिंग स्टील में नहीं होती, आपने सुना होगा, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्टील दो तरीके की होती है बच्चों, स्टील दो चलो बता ही देते हैं जल्दी से, स्टील दो तरीके की होती है, जरा समझिएगा जरा, इंपॉर्टेंट बात है ना। देखिए बच्चों, कहाँ गया, यस, देखिए जब आप आयरन को किसके साथ मिक्स करते हो, 0.05% कार्बन के साथ, तो जो स्टील बनती है, ठीक है, वो जो स्टील बनती है वो आपकी क्या कह सकते हैं, कॉमन स्टील होती है एक तरीके से, समझिए जरा, ठीक है, हाँ, नॉर्मल स्टील या कॉमन स्टील होती है। तो जो नॉर्मल स्टील होती है, सुन लो ध्यान से, नॉर्मल स्टील जो होती है, समझ लेना पहले ध्यान से, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मल स्टील में क्या करते हो आप, आयरन लेते हो,
और आयरन का नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल कौन है, कार्बन के साथ एलॉय बनाते हो, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हो, आयरन में 0.05% कार्बन मिलाओगे तो आपकी नॉर्मल स्टील बनेगी। क्या बनेगी, नॉर्मल स्टील। अब नॉर्मल स्टील की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये हार्ड तो होती है, नॉर्मल स्टील क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है, मना नहीं कर रहा हूं, स्ट्रांग भी होती है, हार्ड होगी, स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, लेकिन पता है इसमें ना कोरोजन थोड़ा जल्दी लग जाएगा, ये करोड हो जाती है, मतलब इसमें रस्टिंग आ जाती है। ओके, इसमें समय के हिसाब से रस्टिंग मतलब चलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलता है, चलता तो है ही है, बढ़िया चलेगा, काफी बढ़िया चलेगा, 8-10 साल चलेगा बढ़िया, पर धीरे धीरे इसमें रस्ट आता है, इसमें रस्टिंग प्रॉब्लम रहती है। इसमें जो आपकी नॉर्मल स्टील बनती है वो कैसे बनती है, आयरन का एलॉय बनाएंगे किसके साथ, नॉन मेटल कार्बन के साथ, आयरन यहाँ मेटल है और 0.05% कार्बन लेके होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे दोनों का, ठीक है ना। और यहां पर जो स्टील बन के आएगी तो हम बोलेंगे उसको कि वो स्टील क्या है, नॉर्मल स्टील है, और ये हार्ड होती है और स्ट्रांग होती है, लेकिन हाँ पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है ना रस्टिंग हो जाती है इसमें, ऐसा समझ लो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि रस्ट यहां पे लग जाता है धीरे धीरे समय के हिसाब से। और दूसरी जो आप बनाओगे, अगर आपको रस्टिंग नहीं चाहिए, अगर आपको और बढ़िया स्टील चाहिए तो उसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, और स्टेनलेस स्टील क्या होता है, हार्ड भी होती है, बढ़िया स्ट्रांग भी होती है और रस्टिंग नहीं होती है। अब स्टेनलेस स्टील का यूज हम वहां करते हैं जहां, जैसे हमारा व्हीकल है, कोई गाड़ी है ना, ठीक है, एक बच्चा देखो पूछ लिया, कह रहा है स्टेनलेस स्टील और स्टील सेम, नहीं सेम है भाई, नहीं सेम है। जब स्टील की बात कर रहा है तो स्टील का मतलब नॉर्मल स्टील, स्टील का मतलब क्या हो गया, अगर उसने ओनली स्टील बोला, ओनली स्टील बोला एग्जाम में, ठीक, तो नॉर्मल स्टील की बात कर रहा है वो, यानी कि आयरन प्लस 0.05% कार्बन मिलाओगे तो वो नॉर्मल स्टील, उसमें रस्ट की प्रॉब्लम होती है भाई, उसमें रस्ट की प्रॉब्लम होती है, वो सस्ती आती है, कॉस्टली नहीं है। नॉर्मल स्टील खरीदने जाओगे तो सस्ता मिलता है बाजार में, ठीक, पर हाँ रस्टिंग की प्रॉब्लम है इसमें। देखो लोड वोड सब कुछ झेल जाएगी, ये कोई दिक्कत नहीं है, लोड बढ़िया झेल जाएगी। मान लो आपने कोई गाड़ी बनाई, बाइक बनाई, अब बाइक का जो होता है पूरा, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है लोड झेलने वाला, लोड उस पर लगाओगे आप, तो आप ये वाली स्टील से बना दो, मना नहीं कर रहा हूं, बना दो, बना दो, लेकिन यार 2-3 साल में ना, 3-4 साल में खराब होने लगेगी यार, रस्टिंग हो जाएगा, लोड तो झेल जाएगा ये। अब रस्ट जब लगने लगेगा इसमें, ये वाली जो नॉर्मल स्टील होती है जो कि आयरन और 0.05% कार्बन से बनी, खराब हो जाएगा यार, बाइक टूट जाएगा, कहीं चलते चलते कहीं रस्ट हो गया तो मजबूती उसकी चली जाएगी, टूट जाएगा, ठीक, खराब हो जाएगा आपका। तो वही चीज है, अब बाइक वाइक तो आप चलाते हो तो पानी में भी खड़ी रहती है बाइक, बाहर है ना, एयर भी रहती है वहां, मॉइस्चर भी रहता है, तो आप चाहते हो ना रस्टिंग ना हो, तो बाइक जब आप बनाओगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टेनलेस स्टील से बनाइए, तो मजबूत भी होगा और आपका क्रोजन भी नहीं, मतलब उसका रस्टिंग भी नहीं होगा, ठीक है, मजबूत भी होगा, रस्टिंग भी नहीं होगा, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, यहां पर जो दूसरी वाली स्टील है वो स्टेनलेस स्टील होती, कौन सी स्टील होती बताइए, स्टेनलेस स्टील होती। तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनती बताइए, ये रहा स्टेनलेस स्टील का डेफिनेशन, ये व्हेन आयरन इज मिक्स विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील विच इज हार्ड एंड डू नॉट रस्ट, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती, नो रस्टिंग। तो स्टेनलेस स्टील में आपकी रस्टिंग नहीं होती है, याद रखिएगा। तो वो अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछे कि आपको किसी स्टील को मॉइस्चर में यूज करना है, मतलब जहां मॉइस्चर रहता है, नमी में यूज करना है, जैसे कि किसी कार की बॉडी बना, मतलब कार की बॉडी या कार के किसी पार्ट को, कार का जो पार्ट होता है वो एक्सपोज टू एयर होता है ना, तो वहां रस्टिंग लग जाएगी। तो कार का जो पार्ट होता है, आपकी कार का या बाइक का जो पार्ट होता है, व्हीकल का जो पार्ट होता है, उसमें अगर हमें कुछ बनाना होगा तो हम कौन सी स्टील यूज करेंगे बताइए, नॉर्मल या स्टेनलेस, बताइए। कार की अगर बॉडी में किसी पार्ट को बनाना होगा तो हम स्टेनलेस स्टील, भाई आप नॉर्मल कर लो, मना नहीं कर रहा हूं, जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा यार 2-3 साल में, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल बना के आ सकता है। तो दोनों अलग अलग स्टील हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नॉर्मल स्टील कैसे बनेगी बताइए, नॉर्मल स्टील आपकी आयरन प्लस 0.05% कार्बन से, ये देखिए यहां पर देखिए जरा, ठीक है, यहां पर लिखा होगा, एनसीईआरटी में पढ़ लो। चलो आप पहले यही देख लो, अभी ऊपर आते रुक जाओ, सबसे पहले आप यही देख लो, कहां गया, एलॉइंग क्या होता है, एलॉय क्या होते हैं, पहले आप यही देख लो, एलॉय क्या होते हैं बताओ। या आप एक काम करो, बता तो मैंने दिया ही भाई, अभी बताते हैं, रुक जाओ पहले आप इसको तो खत्म करो। सुनो बच्चों, देखो पहले आप इसको खत्म, या यही कर लो यार, पहले यही कर लो, डिस्टर्ब हो गया यही कर लो। सुनो इधर आओ, एलॉइंग क्या होता है, एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। फॉर एग्जांपल आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज नेवर यूज्ड इन द प्योर स्टेट, दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजिली व्हेन हॉट। हाँ सुनो ध्यान से, क्वेश्चन सुनिए एग्जाम का, प्योर आयरन आप क्यों नहीं यूज करते हो, प्योर आयरन आप क्यों नहीं यूज करते हो, ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, बताइए प्योर आयरन आप क्यों नहीं यूज कर सकते हो। तो ध्यान सुनो बच्चों, आप लिखोगे कि प्योर आयरन क्या होता है, वेरी सॉफ्ट होता है, नंबर 1,
वेरी सॉफ्ट होता है। तो यार प्योर आयरन से अगर तुम अपनी गाड़ी वाड़ी का स्ट्रक्चर कुछ बना दोगे अगर कार या बाइक का, तो यार वो सॉफ्ट होता है, लोड झेल नहीं पाएगा, नंबर 1। और दूसरा क्या है यार, उसमें कोरोजन भी हो जाएगा, चेक कर लो, आयरन रिएक्शन कर जाएगा ना, है ना, मॉइस्ट एयर में रिएक्शन कर जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। एंड स्ट्रेच इजिली व्हेन हॉट, अगर टेम्परेचर पता लगा, टेम्परेचर गर्मी के मौसम में अगर आपने उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया 47-48 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली में टेम्परेचर जाता है, पता लगा समझ गए, स्ट्रेच हो जाएगा, लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, और ठंडियों के मौसम में सिकुड़ जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आप प्योर आयरन यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एक तो रस्टिंग हो जाती है, बहुत सॉफ्ट होता है, और स्ट्रेच हो जाता है जब आपका टेम्परेचर कैसा होता है, ज्यादा होता है, हॉट एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आप आयरन का या तो स्टील बना लीजिए, और या तो आप आयरन का स्टेनलेस स्टील बना लीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको ओनली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग चाहिए, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग चाहिए, जैसे कि आपको घर के अंदर जो पुराने घर होते थे उसमें इस तरीके से ऊपर एक बीम डालते थे हम लोग, तो वो बीम आप इसकी आप डाल सकते हो, नॉर्मल स्टील की, चलेगा यार, चलेगा, क्योंकि बीम आपने घर के अंदर ऐसे डाली तो वहां मॉइस्चर इतना नहीं आ रहा है ना, ऐसा एक्सपोज टू क्या कहते हैं, वहां पानी तो बरस नहीं रहा है, तो वो चलेगी बीम, 15-20 साल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, और वो लोड भी झेल जाएगी, उसमें कोरोजन होगा लेकिन धीरे धीरे खराब होगी, वो 15-20-30-50 साल चल जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ है। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी बनानी जो एक्सपोज टू वाटर, मतलब वाटर और एयर के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट आ जाती हो, तो उसके लिए आपको स्टेनलेस स्टील यूज करना है। स्टील कैसे बनेगा बता दिया आपको, आयरन प्लस 0.05% कार्बन। स्टेनलेस स्टील कैसे बनेगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन के साथ, ये देख लीजिए, पहले ही आप देख लीजिए यहाँ पे जो लिखा है, बट इफ इट इज मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन 0.05 इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन रस्टिंग की प्रॉब्लम रहती है, मैंने आपको बताया यहाँ पर। लेकिन जब आयरन को हम किसके साथ मिक्स करते हैं, निकल और क्रोमियम के साथ, तो स्टेनलेस स्टील बनती है, जिस जो कि हार्ड तो होती है लेकिन नॉट रस्ट, रस्टिंग भी नहीं होती इसमें। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक। तो दो तरीके की स्टील है, अकॉर्डिंगली आंसर दीजिएगा, ठीक है, करेक्ट, अकॉर्डिंगली आंसर दीजिएगा, करेक्ट। और एक बात और मैं आपको बता दूं, पता है ये जो आप लोग मतलब उल्टा सीधा भाई कुछ भी थोड़ी ना पढ़ के जाना है यार एग्जाम में, परफेक्ट चीज देख लो, सीधे आपसे सवाल पूछ लेगा, किसी कोई केस स्टडी बना के दे देगा बच्चों वहां पर, है ना, और आपको वहां पे मतलब ऐसा कुछ लिख के दे देगा, आपको चूज करना होगा कि कौन सी स्टील यूज करोगे आप, कुछ लिख के दे देगा ऊपर वगैरह वगैरह वगैरह, आप अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि आप नॉर्मल स्टील यूज करोगे 0.05% कार्बन वाली, या आप निकल और क्रोमियम वाली यूज करोगे। तो मैंने सारा बता दिया, हल्के फुल्के सवाल आएंगे यहां से मैच करा लेना, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़िए जरा बच्चों, देखिए सबसे पहले अब आप ये देखो बच्चों, एलॉय की डेफिनेशन जरा पढ़ लो, एलॉय की डेफिनेशन पढ़ो। एलॉय क्या होता है बताइए, एलॉय क्या होता है, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, किसके लिए, किसका, दो या दो से ज्यादा मेटल हो सकते हैं, या मेटल और नॉन मेटल हो सकते हैं, चेक कर लो। एलॉय क्या होता है, एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल हो सकते हैं बच्चों, या कभी कभी मेटल एंड नॉन मेटल का भी होमोजीनियस मिक्सचर हम लेते हैं। ये देखिए जैसे कि जो स्टेनलेस स्टील है ये एक एलॉय है, स्टेनलेस स्टील है, ये क्या है, एक एलॉय है। तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनाया, मेटल और मेटल से, स्टेनलेस स्टील कैसे बनाया मेटल प्लस मेटल से, मेटल प्लस मेटल से, चेक कर लो कैसे। आयरन में आपने क्या मिलाया, आयरन में आपने क्या मिलाया, क्रोमियम और निकल मिलाया, क्रोमियम और, अच्छा कभी कभी स्टेनलेस में ना थोड़ा सा कार्बन भी डाल देते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन असलियत बात ये कभी कभी स्टेनलेस में बहुत थोड़ा सा कार्बन डालते हैं, स्ट्रांगनेस उससे स्ट्रांग हो जाता है, ये आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलिएगा। तो स्टेनलेस जब वो लोग बनवाएंगे तो निकल और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम, ओके करेक्ट। तो बच्चों इसमें मेटल का मेटल के साथ, मेटल का मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें प्राइमरी मेटल कौन होता है और सेकेंडरी कौन होता है, ध्यान सुनो, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो प्राइमरी होता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती प्राइमरी होता है। तो जरा बताइए स्टेनलेस स्टील में बच्चों प्राइमरी मेटल कौन सा है, आयरन है या निकल और क्रोमियम है, प्राइमरी कौन है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो प्राइमरी होता है और बाकी सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेटल आपका कौन है, आयरन है, आयरन की मात्रा ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा हमने क्या किया, निकल और क्रोमियम यहां मिला दिया, ठीक करेक्ट, निकल और क्रोमियम हमने मिला दिया, ठीक। और कभी कभी मेटल का नॉन मेटल के साथ होता है, जैसे कि ये देखिए जो नॉर्मल स्टील है आपकी, वहां पे आपका प्राइमरी मेटल कौन है, आयरन, ये आपका मेटल है प्राइमरी मेटल, और आपका नॉन मेटल कौन सा है, कार्बन है 0.05%। अब ध्यान से सुनो, ये बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि आपको ऑप्शन में दे देगा कि जो नॉर्मल स्टील होती है उसमें कार्बन का परसेंटेज बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है यार, 0.05% पे आपको टिक लगाना होगा, ठीक।
कार्बन का परसेंटेज बताइए जरा, नॉर्मल कार्बन का परसेंटेज बताइए जरा, कार्बन का परसेंटेज जरा बताइए नॉर्मल स्टील में। 0.05%। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का, ठीक है। 0.05%। डेटा को जरूर याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, डेटा को जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए ये हो गया। इसके बाद अब उन्होंने कहानी लिख दी जो मैंने क्लास में पढ़ाई थी, वही कह रहे हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। तो प्राइमरी मेटल यानी कि आयरन को मेल्ट कर लो, और मेल्ट करने के बाद then dissolve the other elements in it in a definite proportion, it is then cooled at the room temperature। ठीक, तो ये सब क्लास में डिटेल में पढ़ाया है, अब मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। प्राइमरी मेटल को भैया मेल्ट कर दोगे, और जो उसमें चाहे नॉन मेटल मिलाना है और जो भी आपको दूसरा मेटल अगर मिलाना है तो मिलाकर एक फिक्स प्रोपोर्शन में उसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ दिया जाता है होमोजेनियस मिक्सचर में आके। जब ठंडा हो जाएगा तो एलॉय तैयार हो जाएगा यार, एलॉय तैयार हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो एलॉय तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, एलॉय तैयार हो जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, एलॉय की आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है, एलॉय की आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और देखिए एलॉय के कुछ एग्जाम्पल दिए वो आप पहले याद कर लो, फिर हम अभी ऊपर आते हैं गैल्वेनाइजेशन पे, ठीक है ना। पहले इसको खत्म ही कर लो ना जब आ गया तो। इधर आओ जरा, अब देखो ध्यान से देखो, अगला सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन का, अमलगम क्या होता है बच्चों, है ना। मरकरी के जो एलॉय होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वन ऑफ द मेटल मरकरी, देन द एलॉय इज नोन एज अमलगम। चलो मैं आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन का सवाल देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, सोडियम एलॉय ऑफ, क्वेश्चन सुनिए, सोडियम अमलगम, ये आंसर दे। मैं क्वेश्चन आपको ऐसा दिया मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन में, मैंने लिखा बच्चों वहां बोर्ड एग्जामिनेशन में सोडियम अमलगम। क्या दिया मैंने आपको एग्जाम में? सोडियम अमलगम, ठीक है। सोडियम अमलगम इज द एग्जाम्पल ऑफ, इज द एलॉय ऑफ, अब नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे बच्चों, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बस मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, मरकरी Hg और एयू का मतलब गोल्ड। बताओ किस पे टिक करोगे? जब भी अमलगम शब्द आएगा तो मरकरी का ही एलॉय होगा। आगे कुछ भी बोले यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? आगे सोडियम बोले, मैग्नीशियम बोले, सुनो, मैग्नीशियम अमलगम बोल देगा तब भी मरकरी का एलॉय है, सोडियम अमलगम बोल देगा तब भी मरकरी का। आगे कोई भी मेटल का नाम लगा दे, पीछे अगर अमलगम लगा है तो मरकरी का ही एलॉय है, मतलब उसमें प्राइमरी मेटल आपका कौन सा है? मरकरी, ठीक। ओह सॉरी, प्राइमरी कह रहा हूं, आई एम सॉरी, प्राइमरी क्यों होगा? अमलगम तो थोड़ा सा मिलाया होगा, ठीक है ना, प्राइमरी नहीं होगा, अमलगम तो थोड़ा सा मिलाया होगा ना भाई, ठीक। पर आप ये समझो जरा कि आपका कुछ भी आ जाए, अमलगम शब्द लग गया तो एलॉय ऑफ मरकरी होगा, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। उसके बाद अब देखिए बच्चों, यहां क्या लिख रहा है? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। तो ये याद कर लो। अब सुनो, पता है बच्चे यहां कंफ्यूज, बच्चों ने कहा सर एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा हो जाता है कभी कभी। हाँ कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो डेली लाइफ में यूज होता है ना, वो पढ़ाना चाहता है, तो भैया वही तुम याद करो। समझो क्या पढ़ाना चाहता है, मैं तुम्हें बताऊं, यहां पर हो बच्चों। सोल्डर एक ऐसा एलॉय है, सोल्डर पहले तो याद कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत, बाहर से मत पढ़िए, एनसीईआरटी की लाइन से ही सवाल आएगा बच्चों, ठीक है, बाहर से कहीं से मत पढ़िए। सोल्डर जो है, सोल्डर किसका एलॉय है बताओ? लेड और टिन का। जब लेड और टिन को डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, ठीक, तो सोल्डर बनता है। और याद रखिएगा डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाना है, अब कितने प्रोपोर्शन में मिलाना है, कितने रेशियो में, वो हमारे सिलेबस में नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन एक बात क्या याद रखना है हमें, जब भी एलॉय बनाओगे तो भैया डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाना है यार। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी उठाया ज्यादा मिला दिया, कुछ भी कम, नहीं, हमेशा डेफिनेट एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाना है आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटल्स को, ठीक। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सोल्डर किसका एलॉय होता है? आपका लेड और टिन का। तो आपने कभी ना कभी सोल्डरिंग करते हुए देखा होगा, आपने कभी ना कभी सैंपल पेपर में था, मैं तो पहले ही बता रहा हूं भाई, मैंने तो पढ़ाया था तब भी बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि सोल्डर क्या होता है। सोल्डर इज द एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, चेक कर लो यार, ठीक। तो आपने देखा होगा आपका कोई रेडियो कभी खराब हो गया होगा पुराना, या कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट आपका खराब हो गया होगा, मतलब इलेक्ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे कि वीडियो गेम का कोई सर्किट जो हाथ में गेम के, है ना, या कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी खराब हो गया होगा, तो आपने देखा होगा दुकान पे आप उसको बनवाने ले गए होगे इलेक्ट्रीशियन के पास, तो वो क्या करता है? इस तरीके से उसकी सोल्डरिंग करता है, देखा आपने सोल्डर, ठीक है, सोल्डर देखा है ना, सर्किट को जोड़ता है मेल्ट करके, ठीक है ना।
तो वो है आपका, गूगल करके देखना जिसको नहीं पता, क्लास में सब पढ़ाया हुआ दिखाया है, ठीक है। तो सोल्डर क्या होता है, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन होता है, हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए वो कहना चाहता था, इसीलिए उसने लिखा क्या कि एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि वो सोल्डर का एग्जांपल देना चाहता था, क्योंकि सोल्डर आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बच्चों निभाता है। आपका कोई भी, जैसे लैपटॉप खराब हो गया तो लैपटॉप के मदरबोर्ड पे आपका जो मतलब उसका जो सर्किट होता है ना इलेक्ट्रॉनिक, अब उसमें कोई इक्विपमेंट उसका कोई खराब हो गया, कोई कंपोनेंट, तो वो क्या करते हैं, उसको वेल्ड करते हैं ना, सोल्डर से ही तो करते हैं यार, सोल्डर से ही तो करते हैं, चेक कर लो, ठीक। तो इसलिए हाँ ज्वाइंट लगाते हैं, ज्वाइंट लगाते हैं, यस। तो देख लीजिए, कह रहा है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। दो वायर्स को अगर जोड़ना हो या किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को किसी सर्किट में अगर जोड़ना हो तो आप सोल्डर का यहाँ यूज करते हो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये चीज हो गया, ओके। अब एक बच्चा कह रहा है कि सोल्डर, एक बच्चा कह रहा है एलॉय इजीली ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होते, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होंगे यार, क्यों ऑक्सीडाइज होंगे भाई बताना, जब तुम होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे थे, जब तुम होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे थे, चेक कर लो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बच्चों आइए जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रास क्या होता है, ब्रास क्या होता है, ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक को भैया याद कर लेना, ब्रास किसका है, ये सब याद कर लो भाई, यही तो सवाल आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। ब्रास क्या आपका, कॉपर एंड जिंक का है, ठीक। सोल्डर क्या है आपका, सोल्डर किसका किसका है आपका, सोल्डर क्या है, लेड एंड टिन का है, लेड एंड टिन का है, ठीक, लेड एंड टिन का। और देख लीजिए बच्चों एग्जांपल आपको दिया है, ठीक। ब्रॉन्ज क्या है आपका, ब्रॉन्ज है कॉपर एंड टिन का, ठीक है। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, ब्रॉन्ज क्या क्या मिला के बनाया जाता है, कॉपर एंड टिन, ठीक है। Cu का मतलब कॉपर और Sn का मतलब क्या होता है, टिन। कॉपर और टिन को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो ब्रोंज आपका बन जाता है, ठीक है ना। और सोल्डर आपको बता ही दिया अभी मैंने, सोल्डर क्या है, लेड और टिन, सोल्डर क्या आपका लेड और टिन। और स्टील, नॉर्मल स्टील, नॉर्मल स्टील अभी हमने किया था, तो नॉर्मल स्टील में आपने क्या किया था, नॉर्मल स्टील आपने कैसे बनाया था, आयरन और 0.05% कार्बन, सही है। और स्टेनलेस स्टील आपने कैसे बनाया था, स्टेनलेस स्टील आपने कैसे बनाया था, तो स्टेनलेस स्टील आपने कैसे बनाया था, आयरन निकल और क्रोमियम, आयरन निकल और Cr का मतलब क्रोमियम, Cr का मतलब क्रोमियम, Cr का मतलब आयरन, Fe का मतलब आयरन, Ni का मतलब निकल और Cr का मतलब क्रोमियम, ठीक है। इससे आपने बनाया था, ठीक है ना, ओके। तो ये सारी चीजें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे एलॉय का नाम बताओ जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनाए, तो मेटल और नॉन मेटल से मिलने वाला एलॉय कौन सा आपका, नॉर्मल स्टील, या आप ओनली स्टील लिख दीजिएगा। मेटल कौन है, आयरन, नॉन मेटल कौन है, कार्बन, 0.05% कार्बन। हाँ अब एक बच्चा पूछ रहा था कि एलॉय इजीली ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होते, तो सुनो भैया, जब तुम एलॉय बनाओगे, ये देखो जरा, एक बात बताओ, यहीं पे आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, ठीक, यहीं पे आ जाओ। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, ठीक। अब यहीं पर आ जाओ जरा, आयरन को तुमने कार्बन के साथ किया या आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ, तो क्या किया, आयरन को पहले मोल्टन स्टेट में लेके आ गए, आयरन को पिघला लिया और उसमें थोड़ा सा निकल डाला और क्रोमियम, हालांकि उनको भी मेल्ट करके डालते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स करके छोड़ दो। जब तुम छोड़ दोगे तो यार आयरन निकल और क्रोमियम के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, इनके एटम्स के बीच में, समझो बात समझो। जब अकेला आयरन आयरन रहता था, ये देखो अकेला जब आयरन था, ये इस तरीके से, ये सब आयरन के एटम थे, ये आयरन का एटम Fe, ये आयरन का एटम Fe, तो इनके बीच की जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, ठीक है, जब आयरन प्योर था, जब आयरन प्योर था, तो इसके बीच की जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो उतनी मजबूत नहीं है सर। तो ऑक्सीजन जब अटैक करता है तो वो रिएक्शन कर जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, आयरन का एटम फ्री हो जाएगा, रिएक्शन करने के लिए तैयार रहेगा, ठीक। और जैसे ही तुम एलॉय बनाओगे, तो एलॉय बनाओगे तो उसमें बीच बीच में फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं। फॉरेन पार्टिकल का मतलब है, तुमने ये देखो, तुमने निकल डाल दिया, क्रोमियम डाल दिया, तो अब आयरन आयरन के पार्टिकल्स के बीच बीच में कहीं कहीं पर निकल रहेगा, कहीं कहीं क्रोमियम रहेगा, तो निकल क्रोमियम के होने की वजह से आयरन निकल क्रोमियम सबके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत मजबूत होता है। तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा बताओ, बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा यार, तो ऑक्सीडाइज कहां होगा। बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड का मतलब है यहाँ कोई वैसा भाई, बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त हो गया है, ठीक, तो इसलिए जो है बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, समझे, ओके। तो ये चीज है, कुछ कुछ एलॉय ऐसे होते हैं जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है यार, जैसे नाइक्रोम हो गया आपका, है ना, नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अभी केमिस्ट्री में, अब ये इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ा नहीं रहा है, तो उसने हमें केमिस्ट्री में थोड़ा सा बताया, सोल्डर के बारे में बता दिया। अब वहीं पर अगर आप नाइक्रोम देखोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, लेकिन वो सब यहाँ में लिखा नहीं हुआ है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि आप उसको हीटिंग एलिमेंट में काम में लेते हो, ठीक है ना। तो कभी कभी मेल्टिंग पॉइंट हाई भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा एक बार लो लिख गया तो लो ही हो गया। अब जिसका लो है उसका आप याद कर लो, सोल्डर का,
तो ये सारी चीजें आपने याद कर ली, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब सुनो, अब इधर आओ जरा, इधर आओ जरा, बस मैं तुम्हें ये पैराग्राफ तुम खुद ही पढ़ लो यार, इसमें मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं ना, यहां से कोई सवाल आएगा। सुनो अब बात, पता है ये इन्होंने आयरन पिलर एट डाली, कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है, आपको पता है 1600 साल पहले बना हुआ था। तो इसमें जो है साइंटिस्ट लोग इसको देख रहे हैं, तो ये पुराने समय में पता चलता है कि लोगों को कितना ज़्यादा नॉलेज था। इसमें जो आयरन लगा हुआ है, ये जो आयरन का पिलर है, इसमें रस्ट नहीं लगता है, इसमें रस्टिंग नहीं होती है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, सवाल क्या पूछा उसने, सवाल क्या पूछेगा मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, सुन लो। वो ये वाला पैराग्राफ पूरा आपको लिख के दे देगा कि दिल्ली के नियर ऐसा 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 है, और उसके बाद आपसे सवाल पूछेगा मेटलर्जी से, यहां से नहीं पूछेगा। सवाल पूछेगा या तो मेटलर्जी से, या तो पूछेगा आयरन में रस्टिंग नहीं होती, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, या तो वहां मेटलर्जी वाला सवाल आपसे पूछेगा। अब बताइए जरा, आयरन का ओर का नाम बताओ, सुबह बताया था आयरन के ओर का नाम, उसने यही पैराग्राफ दिया 2022 के पेपर में, ये पूरा पैराग्राफ प्रिंट कर दिया और बोल रहा आयरन के ओर का नाम बताइए। हेमेटाइट, यस 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 यस, ये पढ़ाया था, यस हेमेटाइट, यस बिल्कुल सही बता रहे हो यार, सही तो है, हेमेटाइट, ठीक। Fe2O3 ये आयरन का ओर था, बताओ, ये आयरन का ओर था, ठीक। उसके बाद इसी में वो आपसे आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कराने की रिएक्शन पूछ सकता है, थर्माइट रिएक्शन, याद है एल्युमिनियम के साथ कराई थी, क्यों भैया भूल गए हो क्या? आयरन लिक्विड फॉर्म में बाहर हो जाएगा और एल्युमिनियम आपका ऑक्साइड बना देगा Al2O3, ठीक। और ये आयनिक कंपाउंड होता है तो सॉलिड होगा और बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलेगी, और फिर आपसे पूछेगा कि ये रिएक्शन किसका किसका एग्जांपल है, तो जवाब है ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। दूसरा ये किसका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, यानी कि रेडॉक्स का एग्जांपल है, ठीक है। ये देखो एल्युमिनियम ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया था, बैलेंसिंग मैंने इसकी कराई थी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, क्या नहीं है बताइए। तो पैराग्राफ आपको ये वाला देगा, है ना, और पूछेगा कुछ और, पैराग्राफ आपको ये वाला देगा एग्जाम में, पूछेगा कुछ और, आयरन के बारे में कुछ और पूछेगा, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो ये चीज है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, इतना हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब वापस लौट के आओ ऊपर, वापस लौट के आ जाओ ऊपर, ठीक। फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चलो यार एक काम कर लेते हैं, इसको भी ना खत्म कर लें, है ना, अभी ऊपर आएंगे, एक टॉपिक बचा यार उसको कर लो पहले, फिर सवाल कराते हैं, है ना। यहाँ पर आइए, सवाल क्या था आपका, ये बचा हुआ था, और क्या, ये बोर्ड एग्जामिनेशन का सवाल है, पहले तो स्टार लगाओ, अभी बताता हूँ सवाल क्या आएगा। सुनो बच्चों, सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है एग्जाम में, 1 नंबर की डेफिनेशन। तो गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील और आयरन। अब देखो स्टील को भी प्रोटेक्ट करवा रहा है, स्टील को भी प्रोटेक्ट करवा रहा है। अब बताओ स्टील को क्यों प्रोटेक्ट करवा रहा है भाई, कौन सी स्टील है ये, कौन सी स्टील है ये बताइए, नॉर्मल वाली या स्टेनलेस, नॉर्मल वाली या स्टेनलेस बताओ, नॉर्मल वाली है या स्टेनलेस है बताओ, ठीक है, यस यस। तो स्टेनलेस वाली नहीं है, ये नॉर्मल है, यस बिल्कुल सही बात, नॉर्मल वाली, यानी कि ये वो वाली स्टील है, वो वाली स्टील है, आयरन प्लस 0.05% कार्बन वाली स्टील है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक। ओके, तो इसको गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम स्टील को और आयरन को रस्टिंग से होने से रोकते हैं, है ना, प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, एक हम कोटिंग कर देंगे थिन लेयर ऑफ जिंक, तो याद रखिएगा। जरा बताना भैया, एनोडाइजिंग में किसकी लेयर आ जाती है ऊपर, एनोडाइजिंग में किसकी लेयर आ जाती है ऊपर बताइए, एनोडाइजिंग में एल्युमिनियम आर्टिकल के ऊपर किसकी लेयर आ जाती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। ये लेयर किसकी होगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, Al2O3, फोर्सफुली हम इसको कराते थे। इसके बाद गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, तो गैल्वेनाइजेशन में आपका, यस, गैल्वेनाइजेशन में आपके पास या तो कोई स्टील का होगा या तो कोई आयरन का होगा, Fe लिख दे रहा हूं समझ जाना, आयरन है, और स्टील का आर्टिकल होगा, ठीक। तो इसके ऊपर आप जिंक की कोटिंग करोगे, किसकी कोटिंग करोगे आप, जिंक की, जिंक। अब कैसे करोगे वो सब सिलेबस में नहीं है, बस आप सुनो ध्यान से, वो सब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, बस आपको याद रखना है अभी। तो इसके ऊपर जिंक की कोटिंग आ गई, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग आ गई। स्टील में भी आयरन ही तो होता, तभी तो रस्ट लगता है। अब जरा मुझे रिएक्टिविटी सीरीज से बता दीजिए, अब मुझे जरा रिएक्टिविटी सीरीज से बता दीजिए कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या आयरन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या आयरन, यस, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो अब सुनो जरा,
अब सुनो, अब आपसे क्वेश्चन सबसे पहले पूछेगा गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इसको 2 बार पढ़ो फिर मैं आपको बताता हूं। डेफिनेशन याद करिए फिर सवाल बताता हूं। पढ़ लिया? अब वो आपसे ये पूछेगा कि कोई गैल्वेनाइज मटेरियल है आपके पास स्टील का या आयरन का, वो ब्रेक हो गया ऊपर से हल्का सा, वो ऊपर से हल्का सा ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद भी उसमें रस्टिंग क्यों नहीं होती है, ब्रेक होने के बाद भी उसमें रस्टिंग क्यों नहीं होती, एग्जाम में पूछेगा। ध्यान सुनो, द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। ऊपर से अगर जिंक कोटिंग चली गई, ये मान लो यहां से भाई आप आयरन का आर्टिकल ले जा रहे थे, दीवार में लड़ गया, गलती से घिस गया, तो दीवार में घिस गया तो जिंक की कोटिंग उतर जाएगी, तो आयरन एक्सपोज टू एयर हो जाएगा। लेकिन अब आप समझो जरा कि जिंक अगर यहां से हट गया है, भाई जिंक की कोटिंग उतर गई ऊपर से, ठीक, तो इतने पोर्शन में जिंक नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहां से जब मॉलिक्यूल आएंगे किसके, ऑक्सीजन के और वाटर के, तो जब ये मॉलिक्यूल आएंगे तो यहां से जिंक हट चुका है, लेकिन अब अंदर आयरन है, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी, खराब होना, लेकिन नहीं, क्योंकि भाई साइड साइड में तो अभी भी जिंक है। खुद सोचो ना, जिंक तो वहां से हटा हुआ है, तो साइड साइड में अभी भी जिंक है, तो जिंक पहले रिएक्ट कर लेगा, जिंक पहले रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड का लेयर बना देगा यार फिर से वहां पर, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, तो जिंक धीरे धीरे ऑक्सीजन को इनवाइट करेगा और इससे करेगा रिएक्शन, और यहां से जिंक ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा यहाँ पे। ये लो फिर से पैक हो गया, फिर से आयरन के एटम अंदर है और सुरक्षित है, प्रोटेक्टिव है। तो यही चीज लिखी हुई आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जिंक कोटिंग ब्रोक होने के बाद भी, ठीक है, जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल उसमें रस्टिंग क्यों नहीं होती, तो जवाब है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, दैट्स व्हाई। और जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड की लेयर बना देगा यार, चेक कर लो। और फिर से आयरन अंदर पैक हो जाएगा या स्टील अंदर पैक हो जाएगी, रस्टिंग नहीं होगी। ठीक, करेक्ट, तो ये हो गया। अब देखो, आज आपको जाके सारे एलॉय याद कर लेने अच्छी तरीके से, वो कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक, अब यहां पर आओ जरा, एक टॉपिक और है, एक टॉपिक और है क्या बच्चों, वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्योर गोल्ड कौन सा गोल्ड होता है, ऑप्शन पे टिक लगाओ। तो 24 कैरेट गोल्ड ही प्योर गोल्ड होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो 24 से आपको इसको 22 कैरेट का बनाना है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसका एलॉय बनाओगे। एलॉय कैसे बनाते हैं, हम इसको होमोजिनियसली मिक्स करेंगे, किसके साथ, या तो सिल्वर के साथ या तो कॉपर के साथ, और सिल्वर और कॉपर के साथ मिक्स करते ही ये हार्ड हो जाएगा। चेक कर लो, ये हार्ड हो जाएगा। हाँ, फ्लेम कलर कराना था, फ्लेम कलर कराना था, अभी करा देंगे, 2 मिनट लगेगा, परेशान 2 मिनट का काम है, करा देंगे। ठीक, ओके, सुनो ध्यान से। करेक्ट, तो सिल्वर और कॉपर, ठीक, सिल्वर कॉपर मिलाकर हम इसको हार्ड कर देते हैं। तो जैसे ही आप हार्ड कर दोगे इसको, तो आप इसकी ज्वेलरी वगैरह ये सब बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, मजबूत रहेगा। तो आप इसका ऑर्नामेंट्स वगैरह, यानी कि जो भी ऑर्नामेंट मतलब जो गहने आप बना सकते हो। ठीक है ना, आप सुनो, अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है, 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है, और ऑर्नामेंट्स किससे बनते हैं, 22 कैरेट से या 24 कैरेट से। तो ऑर्नामेंट बनते हैं 22 कैरेट से, जितने भी गहने मैंने आप बनाते हो 22 कैरेट से बनते हैं। क्यों, क्योंकि 22 कैरेट क्या होता है आपका, थोड़ा हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि 22 कैरेट गोल्ड में 22 पार्ट्स तो प्योर गोल्ड होता है, और 2 पार्ट्स उसमें मिला जाता है कॉपर या सिल्वर, समझे, कॉपर या सिल्वर, दोनों नहीं मिलाया जाता है, कॉपर और सिल्वर। तो अगर टोटल 24 पार्ट्स है मान लीजिए हमारे पास आर्टिकल के, 24 पार्ट्स अगर करें, ऐसा सोचो, तो उसमें 2 पार्ट आपका सिल्वर या कॉपर होगा और बचे हुए 22 पार्ट्स आपका गोल्ड होगा। तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, यानी कि एक अलॉय हम बना लेंगे गोल्ड का कॉपर या सिल्वर के साथ। तो बस यही है, इसके कर लोगे, पहले भी पढ़ाया था, इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। इसके बाद अब ध्यान दीजिए जरा, अब इधर आओ जरा, इस टेबल को जरा फिल करो यार, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, जिंक मैग्नीशियम और कॉपर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिंक मैग्नीशियम और कॉपर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से जरा बताना, जरा जल्दी से बताओ, कौन सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यार मैग्नीशियम होगा, फिर आपका क्या होगा, जिंक होगा, और फिर आपका क्या होगा यहाँ पर, कॉपर होगा। क्या मैं सही हूं, चेक कर लो, यस सर। अब आ जाओ, देखो मेटल यहां क्या दिया है, जिंक, और कह रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर आर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल। अच्छा ठीक है, मतलब जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट करना है, तो चेक कर लो, क्लास में कराया तो है, जिंक को अगर आप जिंक ऑक्साइड के साथ हीट करोगे तो यार नो रिएक्शन, आप बोल सकते हो, एक्चुअल में पता है रिएक्शन तो होगी, ये वाला जिंक किसी जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन वही प्रोडक्ट आएगा, फिर से जिंक ऑक्साइड और जिंक। तो देखने से ऐसा लगेगा, क्योंकि सिस्टम में डायनेमिक होता है, सिस्टम चलता रहता है, क्लास में पढ़ा है, सिस्टम डायनेमिक होता है, चलेगा, बट फिर भी अभी हम यहाँ डैश लगा देंगे। अब बताओ, जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ
तो जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ अगर करोगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? बताओ यस सर, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। बैलेंस वैलेंस करते रहना भैया, लो 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया क्या? यस, जिंक ऑक्साइड ले लो और मैग्नीशियम के साथ गर्म कर दो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। क्या होगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो जाएगा और साथ में जिंक बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या होगा? जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ गर्म करोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, ठीक, और कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? यस सर। क्यों? क्योंकि अगर आप जिंक ऑक्साइड को गर्म करोगे किसके साथ? कॉपर के साथ, तो कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है तो नो डिस्प्लेसमेंट, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नो रिएक्शन। नेक्स्ट कर लोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक के साथ लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल्दी से जिंक के साथ लो, तो जिंक क्या मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा? नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन, ठीक। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ लोगे, डैश लगा दो, मतलब सिस्टम डायनेमिक रहेगा, क्योंकि जब तुम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ही लोगे तो सिस्टम डायनेमिक होगा, मतलब रिएक्शन तो हो रही होगी लेकिन देखने से लगेगा नहीं हो रहा है। यही मैग्नीशियम इसी मैग्नीशियम को हटा हटा के, दोनों की पावर सेम है तो यही बना देगा वापस, मतलब जो रिएक्टेंट था वही प्रोडक्ट होगा, तो डैश लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या नो डिस्प्लेसमेंट लिख दो तब भी चलेगा, ठीक, नो डिस्प्लेसमेंट लिख दो तब भी चलेगा, ठीक, नो डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए तब भी चलेगा, ठीक। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड को कॉपर के साथ लोगे, बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को कॉपर के साथ लोगे तो होगा? यस सर। कॉपर क्या करेगा? कॉपर का ऑक्साइड बना देगा और मैग्नीशियम फ्री हो गया। रिएक्शन उसने पूछी नहीं, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव। ओहो हो, सॉरी, नो रिएक्शन। देख रहे हो भाई कहां दिमाग है? नो रिएक्शन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ओके, देन मैग्नीशियम। फिर कॉपर ऑक्साइड को जिंक के साथ लोगे तो जिंक क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। जिंक ऑक्साइड को लिया, सॉरी कॉपर ऑक्साइड को लिया जिंक के साथ, कॉपर ऑक्साइड को लोगे जिंक के साथ, है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? जिंक ऑक्साइड बनेगा, कॉपर बाहर। क्या मैं सही हूं? चेक कर लो। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। फिर आप जिंक को करोगे किसके साथ? नो रिएक्शन या नो रिएक्शन, और कॉपर को करोगे आप कॉपर ऑक्साइड के साथ तो नो रिएक्शन। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, सिस्टम डायनेमिक होगा। ये हो गया। इसके बाद अब जरा जल्दी से देख लो, इसी को अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से हो जाएगा, ये देख लीजिए, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन लिखना है वहां पर जहां पर नहीं हो रही थी। सिस्टम जहां डायनेमिक है वहां पे भी नो रिएक्शन लिखना है, ठीक, ये आंसर इसका देख लो। इसके बाद यार एक दो सवाल और थे, देख लो। एक ये था, उसके बाद हाँ ये सवाल कह रहा है कि विच मेटल डू नॉट कोरोड, कौन से मेटल कोरोजन, किनका कोरोजन नहीं होता? तो मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आते हैं उनका कोरोजन नहीं होता, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, पढ़ लो ध्यान से, दे हैव हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ओके, पढ़ लीजिए। उसके बाद हाँ, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम बेस्ट एग्जांपल हैं जो कि कोरोड नहीं होंगे, लेकिन एक्वारीजिया में हो जाते हैं, आपको पता है, एक्वारीजिया से रिएक्शन कर लेंगे। वाटर एलॉय, एलॉय क्या होता है? तो एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने हल्के में लिया बेटा वो गया। अगर आपने यहाँ डेफिनेशन नहीं ठीक से लिखी एग्जाम में एनसीईआरटी वाली, तब तुम गए, समझ लो। एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रो नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर। किसका? टू और मोर एलिमेंट। अब वो एलिमेंट कुड बी मेटल और नॉन मेटल, मतलब ये मेटल का मेटल के साथ या मेटल का नॉन मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। एलॉय कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले आप फर्स्ट मेटल का मतलब प्राइमरी मेटल को मेल्ट करोगे, फर्स्ट का मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मेटल को क्या करोगे आप? मेल्ट करोगे, करेक्ट। उसके बाद डिसॉल्विंग अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का मतलब, दूसरे एलिमेंट का मतलब मेटल या नॉन मेटल को उसमें डिसॉल्व करके फिर कूल कर दोगे, डिसॉल्व करके क्या करोगे? कूल कर दोगे, और फिर एलॉय तैयार हो जाएगा। स्टील का एग्जांपल दे दिया है, आयरन और कार्बन 0.05% होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते थे। स्टील किसका एग्जांपल है? मेटल और नॉन मेटल वाला। इसी तरीके से मेटल का मेटल के साथ आप बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिए, जैसे कि सोल्डर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब आप एग्जांपल दे सकते हो एनसीईआरटी से, ठीक। अब इसके बाद एक चीज और बस आपको करनी है, ठीक है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। सुनो भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जाते जाते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। कहाँ गया? तुम्हारे साथ नाइंसाफी करी गई एग्जाम में, पता है क्या पूछा उसने? ये 3 बातें देख लो फटाफट। देखो, सबसे पहले आपको ये सारे कलर्स मैंने लिखवाए थे फ्लेम कलर, ठीक है, जिसको आप देखना हो तो देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।
क्या ये सभी फ्लेम कलर लिखवाए थे? बताओ। एल्युमिनियम में व्हाइट फ्लेम, कॉपर में ग्रीन फ्लेम आता है। जब आप एलिमेंट को बंसन बर्नर पे गर्म कर रहे थे, इन सभी एलिमेंट यानी कि मेटल्स को, आयरन का गोल्ड आता था, लेड का ब्लू व्हाइट आता था, मैग्नीशियम का डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आता था, जिंक का ब्लू ग्रीन टू पेल ग्रीन हो जाता था, और सोडियम का येलो फ्लेम पे। ये तो हो गए फ्लेम कलर मेटल्स के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 स्क्रीनशॉट आपको लेने पड़ेंगे। ये मेटल्स का फ्लेम कलर है, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सोडियम येलो और आयरन गोल्ड। ये पूछ सकता है भैया, याद करके जाना। फ्लेम कलर 2024 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन तो पूछ चुका है, पूछने के लिए कुछ बचा तो है नहीं, तो फ्लेम कलर पूछता है। ये मेटल्स के फ्लेम कलर हो गए। अब इधर आओ जरा। इसके बाद उसने आपको एक एक्टिविटी कराई थी। अब एक्टिविटी जिसमें आप सॉल्ट को गर्म करते थे, एक्टिविटी 3.14 कराई थी। तो इसमें NaCl का कलर याद करिए, येलो फ्लेम, पोटेशियम क्लोराइड का पेल वॉयलेट, बेरियम क्लोराइड का लाइट ग्रीन। अब आप गूगल करके भी देख लीजिएगा अगर आपका मन कर रहा है, क्योंकि आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं क्या करूं, मैं ये मानता था कि सोडियम क्लोराइड देगा एग्जाम में येलो फ्लेम, भाई उसने पता है बेरियम वो पूछ लिया, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब हद कर दी यार। अभी मैं आपको और लिखवाता हूं, रुक जाओ। सोडियम क्लोराइड येलो फ्लेम, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड पेल वॉयलेट, बेरियम क्लोराइड लाइट ग्रीन, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, इस एक्टिविटी में। तो मैंने आपको यहां गूगल से सर्च करके मैंने आपको लिखवा दिया। BaCl2 होता है आपका लाइट ग्रीन, BaCl2 होता है आपका लाइट ग्रीन, ठीक है। उसके बाद सारे याद करो, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड का तो जिक्र भी नहीं किया था उसने, पर एग्जाम में तो दे दिया। इधर आओ, तो जिसके जिसके नाम लिए। अब देखो, मैं ये सोचता हूं कि कैल्शियम क्लोराइड इसलिए दिया था क्योंकि एनसीईआरटी की ये वाली जो टेबल है ना, शायद यहां से दिया हो, आई डोंट नो यार। ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा कि यहीं से आ गया वो, है ना। ये चारों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा याद करिए फटाफट। NaCl का येलो बताया था अभी मैंने आपको, LiCl का रेड होता है, लिथियम क्लोराइड का रेड होता है, ठीक। और कैल्शियम क्लोराइड का येलो रेड होता है, कैल्शियम क्लोराइड का येलो रेड होता है। CaCl2 का क्या है, येलोइश रेड, ठीक। उसने ये पूछा था 2023 या 22 के पेपर में, कैल्शियम क्लोराइड का फ्लेम कलर बताइए, और लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा था, बच ही नहीं पाओगे आप, ऑप्शन भी नहीं दिया था कोई, ठीक है। NaCl का पूछा था और CaCl2 का। अब सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ब्रिक रेड, ब्रिक रेड मतलब ब्रिक मतलब जो ईंट, ईंट कलर होती है जो ईंट, है ना, जैसा ईंटा होता है, ईंट ईंट जो होती है, ब्रिक जो होती है, वैसा रेड, है ना। MgCl2 कलरलेस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। MgCl2 गर्म करो कोई फ्लेम ही नहीं आएगा, ठीक है। नो फ्लेम मतलब कोई फ्लेम, सॉरी कोई फ्लेम कलर नहीं आएगा, ठीक है ना, फ्लेम पे कोई कलर नहीं शो करेगा वो। तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड आपका हो गया कलरलेस, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया ब्रिक रेड, कैल्शियम क्लोराइड हो गया येलो रेड, ये एग्जाम में आ चुका है, और ये भी एग्जाम में आ चुका है। NaCl हो गया येलो, और LiCl आपको पूछ सकता है रेड। मेरे ख्याल से शायद इसी टेबल से पूछा था, इसलिए CaCl2 का उन्होंने एग्जाम में आपसे पूछा। ये तीन, ये जित सुन लो, फिर बता रहा हूं। फ्लेम कलर से एक सवाल आप जितने बच्चे पढ़ लो, आपके किसी सेट में आएगा, तुम फंसोगे। फ्लेम कलर में फंसोगे, और लिटमस पेपर, लिटमस कह रहा हूं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर में फंसोगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर का तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया है, सारे कलर याद कर लिया। फ्लेम अगर तुम कर लोगे तो तुम बच जाओगे, वरना तुम्हारे मार्क्स एक गए एग्जाम में। और ये मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था, मैंने कहा था जब एग्जाम आएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, आज मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बताइए, नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट 10 ईयर के पेपर। ओके, जाइए।